हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अनन्या महेश्वरी। तो हम ना मैथ्स का सेकेंड लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रांजेस इक्वेशन से। अब ये किस तरीके से होती है, ये कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू R की फॉर्म में हमको मिली हुई होती है। उससे हमको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट करनी होती है, जैसे इसमें dx ओवर p, dy ओवर q, dz ओवर r इस फॉर्म में हम क्रिएट करेंगे। सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी इन योर एग्जामिनेशन, ताकि आप जल्दी से क्विक रिवीजन कर दो। आप 2x पे लगा लीजिएगा और आराम से सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ। लास्ट ईयर क्वेश्चन के भी इन्हीं के अंदर है। आप सबसे पहले देखते हैं क्यू वाई माइनस एक्स पी इक्वल्स टू जेड। सो अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्रिएट कर लेंगे। अभी हम पढ़ के आए हैं उनको किस फॉर्म में करना है। dx ओवर p, कैपिटल P यहाँ पे इस वाला p x का फंक्शन ये वाला देखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, माइनस x है, dy के अपॉन में y आ जाएगा, dz के अपॉन में z आ जाएगा। अब हमको क्या होता है, ये रेशोज होते हैं, ये रेशो 1, ये रेशो 2, ये रेशो 3 हो गया, ठीक है। अब हमें कोई भी दो रेशोज को उठा के उनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, हमने दो रेशियोज लिए, विच इज फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। dx अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू dy अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये कंडीशन क्रिएट हो गई। तो y dy प्लस एक्स dy इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ बताइए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आपको जब भी ये फॉर्म देखने को मिलेगी आप समझ जाइए वो क्या होता है, dxy सिंपल, ठीक है। जब ये बहुत बार आपको इस यूनिट में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, एक्स वाई इक्वल्स टू c1। c1 क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। फिर हमने क्या किया, दो और नए रेशियोज ले लिए। हमने क्या लिए, कौन सा रेशियो लिया है, सेकेंड रेशियो और थर्ड रेशियो। इनको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में अभी हम देख कर आ रहे हैं कोई फॉर्म, तो ये d और y ओवर z किसके बराबर होता है, z dy माइनस y dz अपॉन z स्क्वायर। z स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन बचेगा। आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो y ओवर z इज इक्वल टू c2 के बराबर हो जाएगा। सोल्यूशन किस तरीके से दिया जाता है, जो भी रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, f c1 c2, c1 की वैल्यू रख दो, c2 की वैल्यू इधर रख दो, इक्वल्स टू 0। c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू ये ली, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ताकि हमारे फंडामेंटल और स्ट्रांग हो जाए। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने बनानी थी इसकी, तो p ये रहा स्मॉल p, कैप इसका जो भी कैपिटल p है वो नीचे चला जाएगा, q ये है तो यानी कि इसके नीचे ये चला जाएगा, ये r की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब इनको देखिए एक बार, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसको लेके कुछ भी हम लोग आपस में करें जिससे हम सॉल्व कर सकें, क्या ऐसा हो सकता है, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमको ना नए रेशियोज बनाने पड़ते हैं, चाहे प्लस करके, चाहे माइनस करके, चाहे डिवाइड करके, हमको ये पॉसिबिलिटीज़ लगानी पड़ती है। अब देखें ज़रा, अगर हम फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dx माइनस dy ओवर, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, देखिए एक बार, x का स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। अब इधर से हमने माइनस को कॉमन, माइनस माइनस प्लस करके ये हो जाएगा। उसके बाद में हमने क्या किया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई, फिर x माइनस वाई को कॉमन ले लिया, ये बचेगा, ये जो भी हमारे पास आया ये डिनोमिनेटर हो गया। फिर इसी तरीके से हमको सेकेंड रेशियो और थर्ड रेशियोज को उठाना है और उनको भी सेम तरीके से सॉल्व करना है। अब ऐसी अगर आप फर्स्ट और थर्ड को उठाएंगे तो सेम सिनेरियो फिर से क्रिएट होगा। तो हमारे पास कौन कौन से नए रेशियोज क्रिएट हो गए, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। दिस वन इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स। अब इनका यूज़ करके हम कुछ करेंगे। हमने क्या किया, फोर्थ रेशियो और फिफ्थ रेशियोज को उठाया पहले, ठीक है। अब हमने क्या किया, dx माइनस dy अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू dy ओवर माइनस dz ओवर y माइनस z, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। सिंपल, अगर हम x माइनस वाई को t मान लें तो वो dt हमारा क्या हो जाएगा, d ऑफ x माइनस वाई। तो यहीं पे देखिए ये सेम चीज़ हो रही है, और हमको पता है 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t होता है। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x माइनस वाई इज इक्वल्स टू log y माइनस जेड प्लस log c1। log c1 यहाँ पे कांस्टेंट है, हमने c1 लेते हैं, हम यहाँ पे log में ले लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। हमको log की प्रॉपर्टी पता है, जब ये प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएंगे, यानी कि c1y माइनस जेड हो जाएगा। जब हम दोनों साइड log है तो हम एंटी log लेके log को कैंसिल कर सकते हैं।
x माइनस वाई इज इक्वल्स टू C1 y माइनस जेड, ये क्रिएट हो जाएगा। इधर से हम C1 की वैल्यू निकाल लेंगे। C1 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, x माइनस वाई ओवर वाई माइनस जेड। अब हमको क्या करना है, एक और नया रेशो बनाना है, क्योंकि अब हमारे पास C1 की तो वैल्यू आई है, C2 की भी वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमने 5th रेशो और 6th रेशो लिया, उनको भी सिमिलरली आगे रखा, उनको जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, टी भी मान के कर सकते हैं, तो y माइनस जेड ऊपर चला जाएगा, ये log C2 यहाँ पर आ जाएगा। log C2 हमको पता है log की प्रॉपर्टी लगेगी, ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। फिर दोनों साइड log है तो हम एंटी log ले लेंगे, तो y माइनस जेड इज इक्वल्स टू C2 x माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, y माइनस जेड अपॉन x माइनस जेड। अब हमको पता है रिक्वायर्ड सोल्यूशन को किस तरीके से लिखा जाता है, f C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। तो f C1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो ये रही, उसको पुट कर दिया। फिर हमको C2 की भी वैल्यू पता है, वो भी हमने पुट कर दी इक्वल्स टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। इसी फॉर्मेट पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखें तो m यूज हो रहा है, n यूज हो रहा है, z यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है, x भी यूज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। कोई नहीं, हम पहले शुरू करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं। dx के अपॉन में x के अपॉन में ये चला जाएगा, ये पूरा कैपिटल P की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। dy के अपॉन में ये पूरा कैपिटल Q नीचे चला जाएगा, एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल R, ठीक है। फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो, थर्ड रेशो, फिर भी इसमें भी यही होगा। क्या हम कोई भी रेशोज क्रिएट कर सकते हैं इनसे? नहीं कर पा रहे थे, इनसे आपस में नहीं हो रहा था। अब इनमें मतलब हमको कुछ मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब करना पड़ेगा। हमने देखा कि हम फर्स्ट वाले के अंदर अगर x का मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड वाले के अंदर y का मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड वाले के अंदर z का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है। और ये सबसे अच्छी कंडीशन होती है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाती हैं। हम बहुत बार कोशिश करते हैं ताकि डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ताकि हमारा आंसर बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। नाउ वी हैव मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट को बाय l, ये सेकंड रेशो के लिए। फर्स्ट रेशो तो यहाँ पे क्रिएट हो गया, जो हमें क्रिएट करना था, जिसको हमने 4th नंबर दे दिया। अब नेक्स्ट क्रिएट करने के लिए अगर हम l का मल्टीप्लाई कर दे फर्स्ट में, m का मल्टीप्लाई कर दे सेकंड में, n का मल्टीप्लाई कर दे थर्ड में, फिर इसका भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो यानी कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है। ये तो भाई आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब पता चलेगा कब किस सिचुएशन में पॉसिबल हो रहा है। अब फ्रॉम फोर्थ रेशो हमारा यही तो आया था, इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि x का स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू a, ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 है वो दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a यहाँ पे C1 हो जाएगा। हमने यहाँ पे C कांस्टेंट नहीं लिया, हमने a लिया, क्योंकि हमको पता था ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो एक और कांस्टेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हमने C1 क्रिएट कर दिया। फिर हमने 5th रेशो क्रिएट किया, जो ये तरीके, ये अभी हमारे पास आया हुआ था, उसमें भी सेम प्रोसीजर होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में जो डिनोमिनेटर का 2 है वो दूसरी साइड जाके ये C2 बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमको पता है f C1, C2 इक्वल्स टू 0। C1 की वैल्यू पुट करनी है और C2 की वैल्यू पुट करनी है इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हो गया। सॉरी, यहाँ पे हमने ना सीधे C2 ही माना है, उसको जो रेशो आया था उसी को, हमने कोई वहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट करते हैं। dx के अपॉन में यहाँ पे p के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 जाएगा, dy के अपॉन में 3 जाएगा और dz के नीचे पूरा ये टर्म जाएगा। अब इसको ना हम लोग मोस्ट प्रोबेबली यही वाला सिचुएशन क्रिएट करते, फर्स्ट और सेकंड रेशियो को उठाते, क्योंकि इसके अंदर एक्स वाई जेड नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको आसान था क्योंकि कांस्टेंट है। फिर क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वाई को उस साइड ले जाते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करके हम ये क्रिएट कर देते। बट हमको जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा तो समझ में आएगा कि हमको y माइनस 3x की ज़रूरत थी। अगर ये मिल जाएगा तो क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा, तो हमने वही किया। इसको इस साइड भेजने की जगह हमने क्या करा, dy में हमने माइनस 3dx इक्वल टू 0 कर दिया। फिर इसको इंटीग्रेट करने के बाद y माइनस 3x इज इक्वल टू C1, ये रेशो क्रिएट कर लिया। ऐसा क्यों करा, ताकि जो हमारा ये वाला थर्ड रेशो है उसमें हमारे पास y माइनस 3x की वैल्यू हम पुट कर देंगे C1। गॉट इट। अब हम 5z प्लस 10C1 को t मान लेंगे। 5dz इज इक्वल्स टू dt। अब dz की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन 5। dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t।
ठीक है, यही तो क्रिएट हो जाएगा। 1/5 को हमने बाहर निकाल दिया, dt/t बचा और हमको पता है इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। x इज इक्वल्स टू 1/5, हमको पता है t का 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और हमको एक कांस्टेंट लेना है तो वो भी हमने log में ले लिया, log c2। और log की प्रॉपर्टी भी हमको पता है, हमने पहले यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी है। और हमको ये भी पता है कि अगर x को अगर हमको log में लिखना था, क्योंकि तभी तो हमारा log कैंसिल हो पाएगा, तो हम x को log e की पावर x लिख सकते हैं। क्यों? e की पावर ये बेस e पे होता है बाय डिफॉल्ट, राइट? तो वो हमारे 1 की वैल्यू बराबर होती है, यानी कि x इक्वल्स टू हो जाएगा। तो हमने इधर भी कर लिया, ताकि log c2 फिर हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आगे आके, फिर एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग लेने के बाद क्या हो जाएगा, e की पावर x इज इक्वल्स टू ये कंडीशन बचेगी, राइट? अब क्या करना है, c2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो c2 को एक साइड रखा, इसके ex के नीचे पूरा इस टर्म को ले गए, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। सॉरी, ये c2 की वैल्यू आई है, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड सोल्यूशन को तो आप रख सकते हैं किसके अंदर, f c1, c2 के अंदर इक्वल्स टू 0। c1 और c2 की वैल्यू पुट कर देंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम ना इस तरीके से बहुत सारा मल्टीपल क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वाली एक सीरीज आएगी जिसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी मैक्सिमम प्रैक्टिस क्लियर हो सके, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा सके अपने हाथ से, ठीक है? y माइनस जेड में हम p का ये है, तो हमने क्या करा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट करनी। सबसे पहले क्वेश्चन दिख गया हमको, तो सबसे पहले ये कैपिटल p है तो नीचे चला जाएगा, ये dy के अपॉन में ये कैपिटल q की तरह चला जाएगा, और ये कैपिटल r की तरह ट्रीट होगा। ये हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड रेशियो क्रिएट हो गए। और अब क्या करना है हमको, फोर्थ रेशियो क्या हो जाएगा, जब हम dx प्लस dy प्लस dz कर देंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा था, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। फिफ्थ रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं बाय x, सेकंड को z से और थर्ड को y से करते हैं। तो फिफ्थ रेशियो के डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, 0। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। क्या करना है, पहले इस रेशियो को उठाना है और इसका इंटीग्रेट कर दे रहा है, ठीक है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू c1, ठीक है? अब क्या करना है, हमको सेकेंड रेशियो उठाना है इक्वल्स टू 0, अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, जो कि c के बराबर आया पहले, क्यों, हमको पता था 2 उस साइड जाएगा वो c2 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा जो है ये क्रिएट हो जाएगा f c1, c2 की फॉर्म में। अच्छा, इससे प्रीवियस एक क्वेश्चन था, मुझे अब ये भी समझ में आया, कुछ तो गड़बड़ हुई थी वहाँ। हाँ, यही वाला है शायद, यहाँ पर हमने इंटीग्रेट, नहीं सही है, सब सही है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी फॉर द डिफॉल्ट। उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब dx के नीचे हम ये वाला पूरा टर्म ले जाएंगे, dy के नीचे हम पूरा टर्म ले जाएंगे ये वाला, और ये z है, ठीक है ना? dz के नीचे ये पूरा टर्म चला जाएगा। फर्स्ट रेशो, सेकेंड रेशो, थर्ड रेशो बन रहे हैं, क्या इनमें आपस में हम कुछ कर सकते हैं? एक बार देखें इनको, यहाँ पे xz है, यहाँ पे yz है। अगर हाँ, ये देखिए एक चीज़, 2 से 2 कैंसिल कर दे, अगर हम z से z कैंसिल कर दे तो x और y बचेगा। यही हमने किया है, यहाँ पे फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो को उठाया है, और ये हमने जो कैंसिल हो रहा था उनको कैंसिल कर दिया, जो बचा था वो ये था, उनको फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करा है, सॉरी इंटीग्रेट किया है, तो log x, इसका log x हो जाएगा, log y हो जाएगा, और इसका हमको पता है कांस्टेंट हम log c लेंगे, log c1 ले लिया, c1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों साइड log है तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग लेने के बाद क्या होगा, c1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी, विच इज़ दी x अपॉन y। अब एक और नया रेशियो क्रिएट करना है, तो हमने क्या किया, dx में x का मल्टीप्लाई किया, dy में y का, और dz में z का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? और इसका डिनोमिनेटर हमने ऐसे क्रिएट किया है, आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा ये कैसे किया गया है। सब कुछ लिया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करके z कॉमन आ रहा था, ये सब करके हमने कर लिया, ठीक है? अब हम लेते हैं, सिंपल सॉल्व करा है इसको, सिर्फ झप को लिया, जिससे जो कैंसिल होता था, जिसको जो हो रहा था वो हमने कर लिया। फिर हमने फर्स्ट रेशो और फोर्थ रेशो को लिया, ठीक है? फर्स्ट रेशो ये था, फोर्थ रेशो ये था हमारे पास में, फोर्थ रेशो ये है अभी जो क्रिएट किया, ठीक है? अब क्या करना है, हमने इनको लिया 2x के, या 2 जो है हमने दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि हमको पता है अगर हम ये x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को t मान लेंगे, तो इसका जो dt होगा वो 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz हो जाएगा, इसलिए 2 को हम दूसरी साइड ले गए।
क्योंकि इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt का अपॉन t का यानी कि 1/t का log t होता है, तो ये एक पूरी तरीके से t क्रिएट हो जाएगा और ये dt हो जाएगा, तो इसका log t हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस में होगा, ठीक है, ये आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। उसके बाद में एंटी लॉग लेके हम यहाँ पे C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद में इसका आंसर हम पुट कर सकते हैं इन f C1, C2 इक्वल्स टू 0 में C1 की वैल्यू पुट कर देना है, C2 की वैल्यू पुट कर देना है, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर, ये पूरा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, तो dx के नीचे हमने ये पूरा चला जाएगा, ये वाला p से पहले वाला टर्म, dy के नीचे पूरा ये टर्म, dz के नीचे ये पूरा टर्म चला जाएगा। फ्रॉम द फर्स्ट रेशो को हम मल्टीप्लाई करते, अच्छा ये देखें, अगर हम इसको 1/x² से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कट जाएगा, और अगर हम इसको 1/y² से करेंगे तो y² कट जाएगा, और 1/z² से करेंगे तो z² से z² कट जाएगा, फिर y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, और x से x कट जाएगा। बात समझ में आई हमने कैसे दिमाग लगाया? फिर हमने यही किया, देखिए ऊपर तो हो गया और डिनोमिनेटर हमारा 0 हो गया। रेशो क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, 1/x dx प्लस 1/y मतलब 1/x 1/y 1/z का हमने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर हमारा 0 हो सके, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1/x का स्क्वायर dx प्लस 1/y² dy प्लस 1/z² dz को लिया, उसको हमने इंटीग्रेट किया, तो हमको पता है ये इंटीग्रेशन ये ऊपर जाएगा तो माइनस x की पावर -2 हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन -1/x हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रेशन होगा C1। अच्छा हमने यहाँ पे C1 को भी माइनस का ले लिया, क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस का कैंसिल करके हम प्लस का कर सकते हैं, तो C1 की वैल्यू हमारी ये क्रिएट हो गई। उसके बाद में अभी जो हमने सेकेंड रेशो क्रिएट किया ये वाला, इसको लेते हैं, इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल्स टू log C2, ठीक है। अब पता है हमको log की प्रॉपर्टी, अगर सब प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में आ सकता है, x y z इज इक्वल्स टू log C2, log से log मतलब एंटी लॉग हो जाएगा, x y z इज इक्वल्स टू C2 आ जाएगा। फिर जो भी रिक्वायर्ड सोल्यूशन है उसको हम यहाँ रख देंगे f, ये पूरा हमारा C1 है, ये हमारा C2 इक्वल्स टू 0, सिंपल। अब नेक्स्ट देखें, अब ये है y प्लस zx, ये पूरा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। dx के नीचे ये टर्म चला जाएगा, q dy के नीचे ये वाला माइनस के साथ में जाएगा, और dz के नीचे ये चला जाएगा। अब अगर आप इसको देखें, हमने क्या करा, सिंपल बस माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ब्रेसेस हमने हटा दिए। अब हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट को बाय x, सेकेंड को बाय y एंड थर्ड को बाय -z से करेंगे तभी हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो हमने यही किया है, x dx प्लस y dy माइनस z dz अपॉन 0, क्योंकि तभी 0 होगा, जब भी डिनोमिनेटर है तभी 0 होगा हमारा जब हम -z से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रेशो में, ठीक है। ये हमने रेशो बना लिया एक नया, ये एक नया रेशो क्रिएट हो चुका है हमारा। उसके बाद में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को तो y से, सेकंड को बाय x एंड थर्ड को बाय 1, मतलब उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, तब भी हमारा डिनोमिनेटर 0 है। तो कितने सिंपल रेशोज क्रिएट हो गए हैं हमारे पास ये दोनों। अब क्या करते हैं, वही पहला वाला को लेते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, x का इंटीग्रेशन x²/2, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy y²/2, और z का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dz, माइनस का है तो माइनस तो आएगा ही, d² ओवर z² इज इक्वल, अब कांस्टेंट लेना तो हमने C1/2 कांस्टेंट ले लिया, क्यों, वही 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास C1 का रेशो क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमको क्रिएट करना था, तो हमने वही सेकंड वाला को लिया, उसको भी इंटीग्रेट करा, C2 की वैल्यू आ गई, फिर उसको हमने रिक्वायर्ड सोल्यूशन में पुट कर दिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें भी एक काम करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है ना, ये तो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, dx के नीचे y को ले गए, dy के नीचे x को ले गए, और dz के नीचे ये पूरी टर्म को ले गए। फर्स्ट एंड सेकंड को उठाते हैं, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि इनके नीचे बस एक एक सिंगल टर्म, इनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये आ गया। अब ये कंडीशन क्रिएट होने के बाद में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि x²/2 माइनस y²/2 इज इक्वल टू C1/2, क्यों, हमको पता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो C1 की वैल्यू है वो हमारे पास x² माइनस y² इज इक्वल टू C1 आ जाएगी।
अभी क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड रेशो को उठाना है। फर्स्ट रेशो ये है, थर्ड रेशो हमारे पास ये है, और अभी हमको पता है, हमने इससे पहले ही C1 की वैल्यू निकाली है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे हम C1 को पुट कर सकते हैं। अब क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया, एक तरीके से y कैंसिल हो जाएगा, फिर C1 की वैल्यू ये उधर साइड जाएगा विद x, ताकि dz ओवर z स्क्वायर एक साइड बच जाए इज इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, इसको विद रिस्पेक्ट टू x, इसको विद रिस्पेक्ट टू z। C1 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 अपॉन z, क्योंकि वो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, z C2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने C1 की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, फिर पूरी तरीके से C2 की वैल्यू आ गई। अब जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है उसमें हमने इसको पुट कर दिया, यही हमारा आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ना बहुत इंपॉर्टेंट मेथड देखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, चारपिट मेथड से। जो क्वेश्चन आता ही आता है और जिसके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मज़ेदार होते हैं। तो हम फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो उनको देखेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो।